अकाउंटिंग क्लास की और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। हेलो एंड वेलकम टू दी अकाउंटिंग क्लास। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व ये क्या होता है, इसके बारे में आज की वीडियो में हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। इस वीडियो में हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे, तो पहले इसको देख लेते हैं। मीनिंग ऑफ सीआरआर यानी कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्या होता है, इसको हम लोग देखेंगे, इसको समझेंगे, इसकी मीनिंग क्या होती है। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन कैसे होता है, उसकी क्या कंडीशंस होती है, उसको बिल्कुल ब्रीफ में देखेंगे हम। साथ ही साथ बाईबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स, इसको भी समझेंगे। नीड ऑफ सीआरआर यानी ये सीआरआर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व की ज़रूरत क्यों पड़ती है, आखिर क्यों ये रिजर्व क्रिएट किया जाता है, इसको भी देखेंगे। और प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013 का क्या प्रोविज़न है सीआरआर से रिलेटेड, इसको देखेंगे। कंप्यूटेशन ऑफ सीआरआर, कितना अमाउंट सीआरआर में रखना है, इसका कंप्यूटेशन करेंगे, देखेंगे हम लोग इसको। और फिर ये देखेंगे कि सीआरआर का यूज़ क्या होता है, कहाँ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मीनिंग की। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, जिसे सीआरआर कहते हैं, इज ए रिजर्व दैट इज क्रिएटेड व्हेन देयर इज रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड बाईबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो जब कभी भी प्रेफरेंस शेयर्स के रिडम्पशन करने की बात होगी या इक्विटी शेयर्स को बाईबैक करने की बात होगी, तब कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट किया जाएगा। तो ये बात तय हो गई कि सीआरआर की ज़रूरत इन दो कंडीशन में पड़ती है, प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन हो या खुले बाजार में इक्विटी शेयर्स को कंपनी अपने वापस खरीद ले, इसे कहते हैं बाईबैक। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के लिए देखिए क्या कंडीशन हो सकती है। प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी रिडीम्ड बाय वे ऑफ फ्रेश इशू, कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करने के लिए दूसरे नए प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर सकती है, जिसे कहते हैं फ्रेश इशू। क्योंकि रिडम्पशन करने के लिए कंपनी को पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, कंपनी को अमाउंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये अमाउंट कहाँ से आएगा, इसके लिए एक ज़रिया ये हो सकता है कि कंपनी दूसरे तरह का शेयर्स इशू करे और उस इशू से जो पैसा आए उस पैसे का इस्तेमाल, उस अमाउंट का इस्तेमाल कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करने कर दे। दूसरा ऑप्शन हो सकता है फ्री रिजर्व, कंपनी के पास अपना एक फ्री रिजर्व होगा, यानी वो रिजर्व जिसको किसी भी तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, या वो रिजर्व जिसे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज़ किया जा सकता है, उसे फ्री रिजर्व कहते हैं। तो कंपनी के पास जो फ्री रिजर्व का अमाउंट होगा, उस फ्री रिजर्व का इस्तेमाल भी कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करने में कर सकती है। तो प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन इन दो चीज़ों से हो सकता है, फ्रेश इशू एंड फ्री रिजर्व्स। बाई बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स कैसे हो सकता है, इसको देखते हैं। यानी कंपनी अब अपने शेयर्स को अगर वापस खरीदेगी, इक्विटी शेयर्स को मार्केट से, तो उसको पैसा देना पड़ेगा जिनसे खरीदेगी, तो उसको कैसे कर सकती है। बाई बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स इज ऑल्सो पॉसिबल बाई वे ऑफ फ्रेश इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो यहाँ पे भी कंपनी इक्विटी शेयर्स को वापस लेने के लिए नए प्रेफरेंस शेयर्स को इशू करेगी और उससे जो पैसा आएगा उस अमाउंट का इस्तेमाल कर सकती है बाई बैक के लिए। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे भी वही है, फ्री रिजर्व, यानी वो रिजर्व जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रखा गया होता है, उसका भी इस्तेमाल कंपनी कर सकती है बाई बैक करने के लिए। एक चीज़ इसमें और हो जाती है, वो होता है सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व। कंपनी ने अगर शेयर्स को कभी सिक्योरिटीज़ प्रीमियम पर इशू किया होगा, तो वो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम का अमाउंट भी बाई बैक के लिए इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन ये सिक्योरिटीज़ प्रीमियम का अमाउंट प्रेफरेंस शेयर्स के रिडम्पशन के लिए नहीं हो सकता है। तो ये फ़र्क है दोनों में। प्रेफरेंस शेयर्स के रिडम्पशन में सिर्फ ये दो कंडीशन थी, जबकि बाई बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स के लिए ये तीसरा अमाउंट भी अलाउड है, जिसे सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व कहा जा रहा है। अब बात करते हैं कि आखिर क्या ज़रूरत पड़ती है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व को क्रिएट करने की। देखिए, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड बाई बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स विल रिड्यूस द ओनर्स फंड ऑफ ए कंपनी। आप ये समझ लीजिए कि एक कंपनी के अंदर दो तरह का फंड होता है, एक होता है ओनर्स फंड और एक होता है बोरोवर्स फंड। ओनर्स फंड का मतलब वो होता है कि जो कंपनी की अपनी खुद की कैपिटल होती है। बोरोड फंड वो होता है जो कंपनी बोरो करती है या लोन लेती है, जो आउटसाइडर से लिया जाता है। तो ओनर्स फंड और बोरोड फंड दो तरह का फंड होता है। लेकिन जब कभी कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स को रिड्यूस करेगी, यानी इसका रिडम्पशन करेगी, तो उसका ओनर फंड कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ओनर्स फंड के अंदर प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स भी आते हैं, तो ये दोनों चीज़ें कम हो जाएंगी। तो प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन करने पर ओनर्स फंड कम हो जाएगा। अब देखिए होता क्या है कि ओनर का फंड अगर कम होगा, द रिडक्शन ऑफ ओनर्स फंड ऑफ ए कंपनी विल इंक्रीज द रिस्क एंड प्रेशर ओवर द लेंडर फ्रॉम होम द कंपनी हैज़ बोरोड फंड। अब ये समझिए कि जिन लोगों ने लेंड किया है कंपनी को, जिन लोगों ने उधार दिया है या लोन दिया है, जो लेंडर हैं, वो
इस बात से अपने आप को सेफ महसूस करते हैं कि कंपनी की अपनी फंड या कंपनी का अपना फंड सफिशिएंट है, उसका अपना पैसा कुछ ज़्यादा है। क्योंकि अगर कभी कंपनी को लोन चुकाने की बारी आएगी तो कंपनी के पास अगर अपना फंड यानी ओनर्स फंड ज़्यादा होगा तो वो आसानी से लेंडर्स का लोन चुका सकती है। लेकिन अगर कंपनी का अपना फंड ही यानी ओनर्स फंड ही घट जाए तो जो लेंडर है उनके ऊपर एक प्रेशर आ जाता है। वो प्रेशर इस तरह का आ सकता है कि कंपनी का जब अपना फंड कम हो गया तो क्या वो फ्यूचर में लेंडर्स का मनी चुका पाएगी, लेंडर्स का लोन चुका पाएगी या नहीं चुका पाएगी। तो इस तरह का जो लेंडर्स होते हैं वो अपने ऊपर एक प्रेशर महसूस करते हैं और ये जो रिस्क होता है ये कंपनी के ओनर्स फंड में कमी होने के कारण होता है। और ओनर्स फंड में कमी कैसे हो रही है, भीम ने आपको बताया, वो होती है प्रेफरेंस शेयर्स में और इक्विटी शेयर्स में कमी ही ओनर्स फंड में कमी है। तो अब सवाल ये हो रहा है कि ये जो लेंडर्स हैं जिनके ऊपर ये प्रेशर आ रहा है प्रेफरेंस शेयर्स के रिडम्पशन और बाईबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स की वजह से, ये प्रेशर कैसे कम किया जाए। तो इस प्रेशर को कम करने के लिए और लेंडर्स के ऊपर इस तरह की जो रिस्क है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक फंड बनाया जाता है या एक रिज़र्व क्रिएट किया जाता है। उतने ही अमाउंट का रिज़र्व क्रिएट किया जाएगा जितना अमाउंट का प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम हो रहा हो या बाई बैक हो रहा हो इक्विटी शेयर्स का। इसको अभी हम लोग डिटेल में थोड़ा देखेंगे। तो यहाँ पे बस ये समझ लीजिए कि इस रिज़र्व को क्रिएट करने की ज़रूरत ये पड़ती है कि जो लेंडर्स हैं उनके रिस्क को कम किया जा सके और उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके, उनके हितों की रक्षा हो सके। तो ये एक पर्पज़ होता है इस रिज़र्व को क्रिएट करने का। कंपनीज़ एक्ट 2013 में क्या प्रोविज़न कहा गया है। देखिए कंपनीज़ एक्ट 2013 के सेक्शन 55 में कहा गया है कि ये सेक्शन क्या कहता है, रिक्वायर्स दैट वेयर प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीम्ड आउट ऑफ प्रॉफिट विच वुड बी अदरवाइज अवेलेबल फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड ए सम इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स रिडीम्ड मस्ट बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। ये कंपनीज एक्ट 2013 में कहा गया है। सेक्शन 55 में कहा यह गया है कि कंपनी के प्रेफरेंस शेयर्स को जो कि रिडीम किया जा रहा है फ्री रिजर्व से। अभी हमने आपको बताया कि प्रेफरेंस शेयर दो तरीके से रिडीम हो सकता है, एक हो सकता है फ्रेश इशू से और एक हो सकता है फ्री रिजर्व से। अगर फ्रेश इशू से हो रहा है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जितना शेयर्स आप रिडीम कर रहे हैं उतना ही शेयर्स आप इशू कर दे रहे हैं, तो आपका ओनर्स फंड बिल्कुल बराबर है, कम नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आप फ्री रिजर्व का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फ्री रिजर्व का इस्तेमाल करने से आपका ओनर्स फंड कम हो जाएगा। तो ऐसे केस में कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व को क्रिएट करने की ज़रूरत है। कितना अमाउंट क्रिएट किया जाएगा वो लिखा है कि ए सम इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स रिडीम्ड मस्ट बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। तो जितने का शेयर्स आप रिडीम कर रहे होंगे उतना अमाउंट आपको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। अगर आप टोटल फ्री रिजर्व का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी मान लीजिए 10,000 का शेयर्स आप रिडीम कर रहे हैं और पूरा 10,000 का आपने फ्री रिजर्व इस्तेमाल कर लिया, तो पूरे 10,000 के लिए आपको कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व बनाना पड़ेगा। लेकिन मान लीजिए अगर आपने 10,000 का शेयर्स रिडीम करना है और 10,000 में 5,000 का आप फ्री रिजर्व यूज़ कर रहे हैं और 5,000 का फ्रेश इशू यूज़ कर रहे हैं, तो 5,000 का जो रिजर्व इशू कर रहे हैं उतना अमाउंट के लिए ही कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व बनाना पड़ेगा। 5,000 का जो आप फ्रेश इशू कर रहे हैं उसके लिए कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व नहीं बनाना पड़ेगा। तो बात यहाँ पर निकल कर सामने ये आ रही है कि भाई जब आप फ्री रिजर्व का इस्तेमाल करेंगे तो उस फ्री रिजर्व के बदले ही आपको कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व बनाना पड़ेगा। ये बात यहाँ पर सामने आई। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं कि CRR कैसे कंप्यूट करना है। कंडीशन मैंने बता दिया, आपको समझ में आ गई होगी। A company wants to redeem its 2008% preference shares of 100 each at par। एक कंपनी जिसके 2000 शेयर्स हैं, 8% प्रेफरेंस शेयर्स हैं 100 रुपये वाले, वो उसको रिडीम करना चाहती है। कंपनी अपने 2008% प्रेफरेंस शेयर जो 100 रुपये वाले हैं उसको पार पर रिडीम करना चाहती है, यानी फेस वैल्यू पर। फॉर द पर्पज ऑफ रिडम्पशन द कंपनी इशूज 5,000 10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 10 ईच। अब देखिए ये जो रिडीम करना चाह रही है, इस रिडम्पशन के लिए वो फ्रेश इशू कर रही है 5,000 प्रेफरेंस शेयर्स 10% वाले 10 रुपये वाले। तो ये 5,000 इंटू 10 यानी 50,000 के अमाउंट का वो फ्रेश इशू कर रही है, जबकि रिडम्पशन कितने का कर रही है 2,000 इंटू 100 यानी 2 लाख। 2 लाख के शेयर का रिडम्पशन कर रही है और इस 2 लाख के बदले वो 50,000 के नए शेयर इशू कर रही है। और आगे लिखा है एंड यूजेज इट्स फ्री रिजर्व फॉर द बैलेंस अमाउंट। उसके बाद जो बैलेंस अमाउंट बचा, देखिए 2 लाख में से 50,000 का तो फ्रेश इशू कर रही है, तो कितना बचा बैलेंस
1,50,000 बचा। तो 1,50,000 के लिए वो क्या करेगी, फ्री रिजर्व का इस्तेमाल कर रही है वो कंपनी। अब यहाँ पर बताया गया है कैलकुलेट अमाउंट ऑफ CRR, हमने आपको बता भी दिया कैसे कैलकुलेट करेंगे। पहले तो आप ये ले लीजिए कि फ्री रिजर्व का इस्तेमाल कितना हो रहा है। फ्री रिजर्व यूज फॉर रिडेम्पशन दैट विल बी 2 लाख माइनस 50,000 दैट इज 1,50,000। तो ये 1,50,000 ही आ रहा है, क्योंकि 2 लाख का टोटल रिडेम्पशन हो रहा है, 50,000 का फ्रेश इशू हो रहा है, तो फ्री रिजर्व 1,50,000 का ही यूज़ हो रहा है। जितने का फ्री रिजर्व यूज़ हो रहा है उतना अमाउंट ही कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में ट्रांसफ़र होगा, इसलिए 1,50,000 ही कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में क्रिएट किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेक्शन 69 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट क्या कहता है, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व इज क्रिएटेड व्हेन कंपनी परचेजेज इट्स ओन शेयर्स आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स और सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। देखिए ये बाई बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स की बात कही गई है इसमें। अभी हमने जो बताया आपको वो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का बताया था, अब जो बताने जा रहे हैं वो है बाई बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। बाई बैक में मैंने क्या बताया था, 3 कंडीशन, फ्रेश इशू हो सकता है रिडम्पशन के लिए, फ्रेश इशू का इस्तेमाल हो सकता है बाईबैक के लिए, फ्री रिजर्व का इस्तेमाल हो सकता है बाईबैक के लिए, और सिक्योरिटीज़ प्रीमियम का इस्तेमाल हो सकता है। फ्रेश इशू जितने का हो रहा है उसके लिए तो प्रॉब्लम नहीं है, उसके लिए आपको CRR नहीं बनाना है। लेकिन अगर आप फ्री रिजर्व का इस्तेमाल करेंगे और सिक्योरिटीज़ प्रीमियम का इस्तेमाल करेंगे तो उसके लिए आपको CRR बनाना पड़ेगा। सेक्शन 69(1) रिक्वायर्स दैट ए सम इक्वल टू द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स सो परचेज्ड शैल बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। ठीक है, तो वही कह रहा है कि जितने अमाउंट का आप फ्री रिजर्व यूज़ करेंगे, जितने अमाउंट का आप सिक्योरिटीज़ प्रीमियम यूज़ करेंगे कंपनी के इक्विटी शेयर्स को बाईबैक करने के लिए, उतने ही अमाउंट का आपको कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व बनाना पड़ेगा। तो पिछले वाले केस में इस वाले केस में भी बात वही है, यहाँ पर सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व बढ़ जा रहा है एक चीज़, क्योंकि बाईबैक में सिक्योरिटीज़ प्रीमियम का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो अगर आप क्वेश्चन समझने की बात करेंगे तो क्वेश्चन उसी तरीके से हो सकता है, बस यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि आपको फ्री रिजर्व और सिक्योरिटीज़ प्रीमियम दोनों का अमाउंट आपको लेना है, और इन दोनों का अमाउंट अगर आपने यूज़ किया है तो वो टोटल अमाउंट आपका कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफ़र होगा, या इस टोटल अमाउंट से आपको कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। अब बात करते हैं CRR के यूज़ की, क्या इस्तेमाल होता है इसका। अब यहाँ पे देखिए लिखा है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व कैन ओनली बी यूज्ड, कैन ओनली यानी बस एक ही यूज़ है इसका। CRR का इस्तेमाल आप फुल्ली पेड बोनस शेयर्स को इशू करने में कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी होगी। अगर आपको कहीं किसी भी तरह का कोई डाउट है तो मुझे कमेंट में लिख करके ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दें, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।